हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मोशंस ऑफ लूम पढ़ाऊंगी। अर्थात आप इसको वीविंग मोशंस भी बोल सकते हैं, अर्थात हिंदी में बोलेंगे करघे पे होने वाली कुछ महत्वपूर्ण गतियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा बेस डिस्कस कर लेते हैं, बहुत हल्का सा। तो चलिए पहले वो बेस क्लियर कर लेते हैं, देन फिर हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्या होता है आपको पता है, जैसे कि क्या होता है, देखिए जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे फाइबर्स की, फाइबर्स मतलब हमारे रेशा, तो हमें पता है रेशे से हम क्या बनाते हैं, यार्न्स बनाते हैं। यार्न्स कैसे बनाते हैं हम? बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। हम स्पिनिंग करते हैं और स्पिनिंग करके हम क्या बनाते हैं, यार्न्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप बोलते हैं हिंदी में कताई। यार्न से हम क्या बनाते हैं, यार्न से हम बनाते हैं फैब्रिक। फैब्रिक मतलब जिसको आप क्या बोलते हैं, कपड़ा बोलते हैं। कपड़ा बनाने की, वस्त्र निर्माण की मुख्य 3 विधियां हमने पढ़ी हैं। 3 विधियां होती हैं जो कि कौन कौन सी होती हैं आपके? एक होती है वीविंग, एक होती है आपके निटिंग और एक होती है आपके फेल्टिंग। वीविंग जिसको आप बुनाई बोलते हैं, मतलब इंटरलेसमेंट ऑफ वॉप यार्न्स एंड वेफ्ट यार्न्स, अर्थात ताने और बाने के धागों का प्रयोग करके उन्हें गूंथ करके जो हम वस्त्र बनाते हैं, इंटरलेस करके जो वस्त्र बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम वीविंग कहते हैं। वीविंग करने के लिए हमें एक मशीन की जरूरत पड़ती है जिसको हम करघा अर्थात लूम बोलते हैं, ठीक है। हम लूम की बात पहले ही कर चुके हैं कि आपके पहले हैंड लूम होते थे जो कि हाथ पैरों से मनुष्य खुद चलाता था। फिर धीरे धीरे विकास हुआ पावर लूम्स का, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स उसमें लगाने लगे और बेहतरीन डिजाइन के हम क्या करने लगे, वस्त्रों का निर्माण करने लगे। लेकिन तब भी हमें जरूरत किसकी पड़ती है वीविंग के लिए? इंटरलेसमेंट ऑफ यार्न्स के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वीविंग की जरूरत पड़ती है, लूम की जरूरत पड़ती है, एक मशीन की जरूरत पड़ती है जिसे हम करघा बोलते हैं। क्लियर? दूसरा प्रोसेस होता है स्टूडेंट निटिंग, तो जो कि आपके सबसे पुराना ट्रेडिशनल मेथड था वस्त्र बनाने का। आपने देखा होगा ऊनी वस्त्र बनाने का, स्पेशली कि सुइयों की सहायता से आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी मदर को आपने देखा होगा वस्त्र को बुनते हुए, ठीक है। तो इंटरलूपिंग ऑफ यार्न्स, इंटरलूपिंग ऑफ आपके वेल्स एंड कोर्स यार्न, वेल्स जो आपके लंबवत धागे चलते हैं, निटिंग में उन्हें वेल्स बोलते हैं। जो आपके ऐसे वेफ्ट की तरह धागे चलते हैं, मतलब आपके लेटे हुए धागे जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो धागे होते हैं, उन्हें हम निटिंग में कोर्स बोलते हैं। तो इंटरलूपिंग ऑफ यार्न, वीविंग में क्या होता है, इंटरलेसमेंट ऑफ यार्न्स, निटिंग में क्या होता है, इंटरलूपिंग, अर्थात जब हम लूप बनाते हैं उस विधि के द्वारा वस्त्र बनाते हैं, तो उस लूप बना के वस्त्र बनाने की विधि को आपके निटिंग बोला जाता है। ये भी 2 प्रकार से होती है, एक हाथ द्वारा होती है, एक आपके इसमें मशीन से आ गई है, मशीन के द्वारा निटिंग की जाती है। क्लियर? तीसरा जो होता है आपके वो फेल्टिंग होता है, जिसमें आप डायरेक्ट रेशों का यूज करके, धागों का नहीं, डायरेक्ट रेशे जो बचे कुछ रेशे हैं उनका यूज करके उनको हम ताप से, दबाव के द्वारा, कुछ भी मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा वस्त्र का निर्माण करते हैं, उसको हम फेल्टिंग विधि बोलते हैं, जिसका आप सबसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं नमदा बनाना, ऊन से नमदा बनाना, ठीक है। इसके अलावा आजकल आप लोग जो कैरी बैग्स यूज करते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे मार्केट जाते हैं तो पॉली बैग्स की जगह वो लोग कपड़े के बैग देते हैं। वो कपड़े के बैग उतने मजबूत नहीं होते हैं, वो इजीली फट जाते हैं, वो भी फेल्टिंग प्रोसेस से ही बनाए जाते हैं, डायरेक्ट रेशो से उन बैग्स को बनाया जाता है। क्लियर है? तो अब आपको जो बेस इसलिए तैयार करना जरूरी था, तो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं मोशंस ऑफ वीविंग, मोशंस ऑफ लूम, अर्थात जो करघा, जो वीविंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस मशीन के द्वारा हम वस्त्र का निर्माण करते हैं वीविंग करके, ठीक है। इंटरलेसमेंट ऑफ यार्न्स, इंटरलेसमेंट ऑफ वॉप एंड वेफ्ट यार्न्स, ताने और बाने का प्रयोग करके हम करघे पे जो है वस्त्र बनाते हैं, उसमें होने वाली कुछ ऐसी गतियां होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, जिसके बिना वस्त्र निर्माण नहीं हो सकता। उन गतियों को हम मोशंस ऑफ वीविंग या वीविंग मोशंस या लूम मोशंस बोल सकते हैं। आप करघे पे होने वाली गतियां, वीविंग के दौरान होने वाली गतियां, वो हम पढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो स्टार्ट करें। सो वी लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है मोशंस ऑफ लूम, जिसमें हम प्राइमरी मोशन, सेकेंडरी मोशन, ऑक्सिलरी मोशंस की बात करेंगे। 1 बाय 1 इनको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, वीविंग मोशन कितने प्रकार के होते हैं, या करघे पे होने वाले मोशंस आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ऑक्सिलरी। प्राइमरी मोशंस को आप हिंदी में लिख लीजिए
प्राथमिक गतियां, या आप इसको लिखिए सबसे महत्वपूर्ण गतियां या इसेंशियल मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोशन, जिसके बिना अगर करघे पे ये गतियां नहीं होंगी तो वस्त्र कभी बना ही नहीं सकते। वीविंग मेथड से वस्त्र कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। वीविंग आप कर ही नहीं सकते। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इसेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट जो मोशंस होते हैं वो प्राइमरी मोशंस होते हैं। क्लियर। सेकेंडरी मोशंस और ऑक्सिलरी मोशंस जो होते हैं, ये प्राइमरी मोशंस अच्छे से हो पाए उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम वन बाय वन इनको आगे देखेंगे स्टूडेंट्स कि क्या प्राइमरी मोशंस होते हैं, क्या सेकेंडरी होते हैं, क्या ऑक्सिलरी मोशंस होते हैं। चलिए सबसे पहले आप प्राइमरी मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से एक पिक्चर, एक इमेज अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट। दिस इज प्राइमरी मोशन। सबसे पहले हमने बात करी, हम वीविंग में होने वाले मोशंस की बात कर रहे हैं। वीविंग अर्थात करघे पे होने वाली, क्योंकि वीविंग हम करघे पे करते हैं, चाहे फिर हैंडलूम हो, चाहे आपके पावर लूम हो, उन सब में ये मोशन क्रिएट होते ही होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्राइमरी मोशन, जिन्हें आप प्राथमिक या पहले सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतियां बोल सकते हैं। अब ये क्या होती हैं, हम करघे को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि करघे में आपके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आपके वॉक बीम होता है, वॉक बीम, या आप जिसको बोलते हैं रोलर बोल सकते हैं, जिसपे आपके ताने के धागे क्या होते हैं, लपेटे हुए होते हैं, ठीक है। ताने के धागे आपके लपेटे हुए होते हैं और ये ताने के धागे आपके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो जो हार्नेस होते हैं, जो एक फ्रेम होता है जिसमें आपके हेडल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। हेडल्स मतलब मैंने बताई थी सुइयां जैसी लगी होती हैं, ये मोस्टली 2 लगे होते हैं, आप और भी लगा सकते हैं लेकिन 2 लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इन ताने के धागों को आधा आधा बांट देते हैं और एक शेड बनाते हैं। तो सबसे पहला जो मोशन होता है स्टूडेंट्स वो शेडिंग का होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इस इमेज के थ्रू तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैंने इमेज यूज करा है। यहाँ देखिए 2 तरीके के यान्स हैं, ठीक है, 2 तरीके के ताने के धागे हैं, एक रेड कलर का, एक व्हाइट कलर का। तो एक हार्नेस ने क्या किया है, रेड धागों को उठा लिया है, एक ने आपके व्हाइट धागों को नीचे कर दिया है। अर्थात जब हम वॉप यान्स को 2 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, जो आपके ताने के धागे आ रहे हैं, जब हार्नेस उसको 2 भाग में डिवाइड करके एक शेड बना देता है। अब जरूरी नहीं है कि हर बारी आपके 2 कलर्स के यान हो, सिंगल कलर के यान भी हो सकते हैं, लेकिन यान के धागों को 2 भाग में डिवाइड कर देना, एक टॉप लेयर बना देना, एक बॉटम लेयर बना देना, ताकि इसके बीच में से शटल पास हो सके, उस प्रोसेस को हम शेडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो शेड बनता है, शेड एक छत जैसी बन जाती है ताकि शटल उसके अंदर से जा सके, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जा सके और बाने का धागा छोड़ सके। इसके लिए सबसे पहला मोशन होता है आपके शेडिंग, शेड बनना। क्लियर है स्टूडेंट, सबको समझ में आया। तो ये काम करता कौन है, ये हार्नेस करते हैं। हार्नेस जो आपके वॉप बीम से जो वॉप यान्स आ रहे हैं, जो ताने के धागे आ रहे हैं, उन धागों को आपके 2 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। ये काम आपके हार्नेस करते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब दूसरा जो मोशन होता है स्टूडेंट, वो होता है आपके पिकिंग का। पिक का मतलब ही होता है आपके वेफ्ट यान्स, ठीक है। पिक का मतलब ही होता है वेफ्ट, वेफ्ट मतलब आपके बाने का धागा। तो पिकिंग करने का काम आपके कौन करता है, शटल करता है। वेरी गुड। शटल के अंदर आपके जो होते हैं वो बाने का धागा भरा हुआ होता है। शटल में एक पर्न पाया जाता है, उस पर्न पे बाने का धागा लपेटा हुआ होता है और ये क्या करती है, ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाती है और बाने का धागा छोड़ती हुई चली जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिस मोशन को हम क्या बोलते हैं, पिकिंग बोलते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट मोशन आपकी क्या होता है, पिकिंग होता है। क्लियर। तीसरा जो मोशन होता है स्टूडेंट, वो बीटिंग अप का होता है, जिसको आपके रीड करता है। रीड जो कि हम बात कर चुके हैं, कंघे नुमा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, शटल जो धागा छोड़ के आई है उस धागे को आगे क्या कर देता है, ठोक देता है आगे। अर्थात वस्त्र में जो वस्त्र बन रहा है, वॉप यान्स को वेफ्ट यान्स में मिला देता है, बीट अप कर देता है। ये काम आपके कौन करता है, ये रीड करता है। तो ये तीसरा प्राइमरी महत्वपूर्ण मोशन होता है। क्लियर हुआ, सबको समझ में आया। इस इमेज से सबको समझ में आ रहा होगा। और फिर जो आपके वस्त्र बनता जाता है, वो आपके जो क्लॉथ बीम होता है, मतलब एक रोलर दूसरी साइड लगा होता है जो कि आपके बुने हुए वस्त्र को, वुवन फैब्रिक को लपेटता रहता है, वो आपके वॉप बीम पर, वो सॉरी क्लॉथ बीम पर होता है। क्लियर। तो प्राइमरी मोशंस आपके 3 होते हैं। सबसे पहला होता है शेड फॉर्म होना। शेड का फॉर्म होने का मतलब क्या होता है, जो आपके ताने के धागे हैं उनको 2 भाग में डिवाइड कर देना। ये काम आपके हार्नेस करते हैं। जो फ्रेम होते हैं लगे हुए आपके करघे पे, चाहे वो लकड़ी के हो चाहे वो मेटल के हो, ये आपके करते हैं। क्लियर। दूसरा जो मोशन होता है स्टूडेंट्स, वो पिकिंग का होता है। पिकिंग का जो मोशन है वो शटल के द्वारा होता है। शटल जो कि बाने के धागों को एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से पहली साइड लेकर आती जाती रहती है और बीच में
में धागा छोड़ती रहती है, उसको हम बोलते हैं मोशन को पिकिंग। तीसरा जो मोशन होता है वो होता है बीटिंग अप। बीटिंग अप अर्थात ठोक देना, जो कि रीड करता है। रीड जो धागा शटल छोड़ के आई है बाने का, उसको ताने के साथ मिला देना, वो काम आपके कौन करता है, बीटअप का काम कौन करता है, वो आपके रीड करती है। तो ये मोशंस आप इसी सीक्वेंस में याद करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले आप पिकिंग फिर शेडिंग फिर बीटिंग, या पहले बीटिंग पिकिंग शेडिंग याद कर रहे हैं। सबसे पहले शेडिंग होता है, फिर पिकिंग होता है, फिर आपके बीटिंग अप होता है। क्लियर है? इमेज से आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। तो सबको क्लियर हो गया प्राइमरी मोशंस क्या होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये प्राथमिक आपकी गतियां होती हैं जिसके बिना करघे पे बुनाई कर ही नहीं सकते, करघे पे वीविंग हो ही नहीं सकती। चाहे आपके वो हथकरघा हो, चाहे फिर आपके वो पावर लूम हो, ये तो फॉर्म होते ही होते हैं। क्लियर है आपके? नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स सेकेंडरी मोशन। सेकेंडरी मोशंस उन मोशंस को कहते हैं स्टूडेंट्स जो आपके प्राइमरी मोशंस को सपोर्ट करते हैं, मतलब आपके प्राइमरी मोशंस को कंटिन्यू रखते हैं, ताकि ये जो प्राइमरी मोशंस हो रहे थे, शेड बन रहा था, उसके बीच में से शटल जा रही थी, फिर शटल जब चली जा रही थी तो रीड उस धागे को आगे ठोक दे रहा था, बीटअप कर दे रहा था, ये अच्छे से कंटिन्यू होता रहे, इसके लिए आपके जो सेकेंडरी मोशंस होते हैं वो हेल्प करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके टेकअप मोशन, एक होता है लेट ऑफ मोशन। टेकअप मोशन, लेट ऑफ मोशन। देखिए सबने एक वो देखा होगा, पतंग उड़ाते समय चरखी देखिए, चरखी, पतंग उड़ाते समय, तो आपने कभी भी अपनी लाइफ में पतंग जरूर उड़ाई होगी और एक चरखा देखा होगा, चरखी टाइप की होती है। वो चरखी क्या करती रहती है, जो पतंग उड़ा रहा होता है और उसके पीछे दूसरा एक व्यक्ति चरखी पकड़े रहता है, चरखी से धागा क्या होता रहता है, रिलीज होता रहता है। वो कहते हैं ना ढील दे, धागा रिलीज होता रहता है, धागा रिलीज होता रहता है। जितना धागा रिलीज होता रहता है, जितना धागा निकलता रहता है उस चरखी से, पतंग उतनी ही ऊंचाई पर उड़ती चली जाती है ना, है ना। पतंग को ऊंचाई पर उड़ाने के लिए धागा जो बंधा होता है चरखी से, वो चरखी से रिलीज होता रहता है। तो सिमिलरली मोशंस होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपके करघे पे मोशन होते हैं। तो पहले हम मोशन पढ़ेंगे स्टूडेंट, पहला होते हैं, पहले लेट ऑफ मोशन को क्लियर कर लेते हैं। हालांकि जो आपके सीक्वेंस दिया गया है वो टेकअप और लेट ऑफ दिया हुआ है, मतलब शेडिंग, पिकिंग, बीटिंग, फिर टेकअप, फिर लेट ऑफ आपकी बुक्स में। लेकिन पहले हम लेट ऑफ मोशन को समझेंगे, क्योंकि लेट ऑफ मोशन आपके क्या होता है, या आपके जो वॉर्प बीम होता है, इससे आपके वॉर्प यांस आराम से रिलीज हो सके स्टूडेंट्स, इसको आपके लेट ऑफ मोशंस बोलते हैं। वो मोशन जिसके अंदर से हम वीवर बीम या वॉर्प बीम, ये जो ताने का रोलर होता है, उससे धागे को, ताने के धागे को रिलीज करते हैं। वॉर्प बीम से वॉर्प यान को रिलीज करना, वो आपके लेट ऑफ मोशन कहलाता है, ताकि आसानी से वीविंग हो सके। जैसे जो पतंग उड़ा रहा है, अगर आप चरखी से जो धागा है जिससे पतंग आपकी जुड़ी हुई है उसको रिलीज ही नहीं करेगा, एक दूसरा व्यक्ति बराबर वो ढील देता रहता है, चरखी से धागा रिलीज करता रहता है ताकि पतंग उतनी ऊंचाई पे उड़ती चली जाए। अगर वो रिलीज ही नहीं करेगा धागा, तो क्या पतंग आपकी ऊंचाई पे उड़ पाएगी? नहीं उड़ पाएगी। तो एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये जो रोलर है, इस रोलर से आपके क्या हो सके, इस रोलर से आपके जिसपे ताने के धागे लपेटे हुए हैं, अगर ताने के धागे इस पर से रिलीज नहीं होंगे, मतलब निकलेंगे नहीं, तो बुनाई कैसे होगी? ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है स्टूडेंट्स, कंटिन्यू, जब तक फैब्रिक बन नहीं जाता कंटिन्यू चलती रहती है। तो कंटिन्यू धागा रिलीज होता रहे, उस मोशन को हम लेट ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है। सिमिलरली उसकी दूसरी तरफ आपके टेकअप मोशन होता है। टेकअप मोशन आपके जो क्लॉथ बीम होता है, एक दूसरा चरखा लगा होता है, एक दूसरा रोलर लगा होता है, जिसपे आपके जो वुवन फैब्रिक है, जो बुना हुआ वस्त्र है, वो लिपटता रहता है, लपेटता रहता है ना, लपेटता रहता है। तो वो लपेटता रहे, वो धागा, वो कपड़ा उस पर लपेटता रहे, इस मोशन को आपके बोलते हैं टेकअप मोशन। अर्थात बने हुए फैब्रिक को बाउंड करना, बने हुए फैब्रिक को लपेटना। टेकअप रोलर या क्लॉथ ब्लीम के ऊपर इस मोशन को आपके टेकअप मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेकअप मोशन बोलते हैं। समझ में आ गया? बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है मैंने आपको पतंग उड़ाने का। जैसे पतंग जो लोग उड़ाते हैं, पीछे एक चरखा लिए, एक चरखी लिए खड़ा रहता है, और वो चरखी को बराबर गोल 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 घुमाता रहता है, ताकि उसमें से धागे क्या होते रहे, रिलीज होता रहे, और पतंग उतनी ही ऊंचाई पर उड़ती चली जाए। वैसे ही आपके ये जो होता है लेट ऑफ मोशन होता है, जो वॉर्प बीम से, जिसपे आपके ताने के धागे लपेटे हुए होते हैं, बराबर उसमें से ताने के धागे निकलते रहते हैं, ताकि आगे वीविंग होती रहे, शेड बनता रहे, पिकिंग होती रहे, बीटअप होती रहे, और इधर आपके क्या होता रहे, ये कपड़ा जो है वो आपके क्लॉथ बीम पे, मतलब एक जो क्लॉथ रोलर होता है, कपड़े जिसपे बना हुआ वस्त्र आके लपेटता रहता है, वो लपेटता रहे, उस मोशन को बोलते हैं टेकअप मोशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? दोनों मोशंस क्लियर है आपके? ये देखिए आपके
ये टेक ऑफ मोशन हो रहा है, मतलब ये यहाँ पर इसको लेट ऑफ मोशन कर देते हैं क्योंकि धागे निकल रहे हैं, तो धागे इजीली आपके निकल सकें, लेट ऑफ मोशन बोलते हैं उसको, ठीक है। ये लेट ऑफ मोशन है, लेट ऑफ। और जो टेक ऑफ मोशन है, ये बुना हुआ वस्त्र जो होता है, बुना हुआ वस्त्र जो होता है ये आपके रोलर पर लिपटता रहे, आराम से लपेटता रहे, इसको हम टेक ऑफ मोशन बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। सिर्फ प्राइमरी मोशंस क्या है, सेकेंडरी मोशंस क्या है, करघे पे प्राइमरी मोशन क्या होते हैं, सेकेंडरी मोशन क्या होते हैं। थर्ड होते हैं आपके ऑक्सिलरी मोशंस। ऑक्सिलरी मोशंस करघे पे लूम के लिए जरूरी नहीं होते हैं, ये ऑप्शनल्स होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके जो मतलब फैब्रिक कंस्ट्रक्टर है उसके ऊपर कि वो इन मोशंस को रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है, ये ऑक्सिलरी मोशन। लेकिन प्राइमरी मोशन और सेकेंडरी मोशन हर एक करघे के लिए जरूरी होते हैं, उनके बिना तो आप जो है, अगर मान लीजिए जैसे पतंग उड़ाने वाला है, अगर चरखी से धागा रिलीज ही ना हो, जो चरखा लिए चरखी लिए पीछे खड़ा है वो धागा रिलीज ही ना करे, तो क्या उसकी पतंग ऊंची उड़ पाएगी? उड़ ही नहीं पाएगी। तो सिमिलरली अगर वॉक बीम से धागे निकलेंगे नहीं तो क्या आगे वूवन हो पाएगा, फैब्रिक बन पाएगा? नहीं। तो प्राइमरी मोशन सेकेंडरी मोशंस में तो प्राइमरी मोशन तो मस्ट है, वो तो होने ही होने हैं, साथ ही सेकेंडरी मोशंस भी होना बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑक्सिलरी मोशंस ऐसे मोशंस में आ जाते हैं स्टूडेंट्स कि जरूरी नहीं है कि इनको हर एक लूम पे अप्लाई किया जाए, बट अगर आप इसका यूज करते हैं अपने लूम पर तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक मिलता है, बहुत फैब्रिक की एफिशिएंसी, उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा लूम की प्रोडक्शन को, मतलब करघे में जो कपड़ा बन रहा है उस प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जा सकता है, इसके लिए ऑक्सिलरी मोशन का यूज कर सकते हैं। बट ये ऐसा कंपलसरी नहीं है, वो दोनों कंपलसरी मोशन थे, उसमें भी जो प्राइमरी मोशन थे, प्राथमिक मोशन थे, वो तो महा कंपलसरी थे, ठीक है। पहला मोशन होता है स्टूडेंट इसमें वॉप स्टॉप मोशन। वॉप स्टॉप मोशन क्या होता है, यहाँ पर जो है आपके ये जो वॉप यान्स आ रहे हैं, ये जो वॉप यान्स निकल रहे हैं, मतलब जो आपके ताने के धागे निकल रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब ध्यान रखा जाता है। अगर किसी भी कारण से आपके वॉप यान मिसिंग है, बाई चांस मान लो ये जो धागे आ रहे हैं ये यहाँ पे धागा टूट जाए, ठीक है। एक सेकेंड, पहले मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। एक तो रेड कलर का फैब्रिक है, रेड कलर ही मेरे पास है, मैं इसको ऐसा कर लेती हूँ, ठीक। अब ये जो वॉप बीम है, ठीक है, वॉप बीम से आपके क्या आ रहे हैं, ताने के धागे आ रहे हैं, तो ये ताने के धागे ये टूट ना जाए, यहाँ पर मान लो कोई धागा मिस ना हो, तो इस चीज का ध्यान रखने के लिए वॉप स्टॉप मोशन लगाया जाता है। वो क्या करता है, अगर वो सेंस कर लेते हैं, ये सेंसरी मोशंस होते हैं बेसिकली, ये सेंस कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर ये धागा टूट गया, ये आ रहा है, यहाँ से धागा आपके टूट गया, या यहाँ पे धागा कोई मिस है, तो ये तुरंत क्या करता है, रोक देता है करघे को, तुरंत करघे को क्या करता है, मोशंस को, लूम को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो उसको बोलते हैं आपके वॉप स्टॉप मोशन। जो वॉप के धागों को अगर उसने सेंस कर लिया कि कहीं पे वॉप का धागा टूट गया है या मिस है, तो बुनाई खराब हो जाएगी आगे, है ना, तो उसको तुरंत स्टॉप कर देता है। तो इसके लिए ये आप लगा सकते हैं। सेकंड होता है बिल्कुल सेम वेफ्ट स्टॉप मोशन। वेफ्ट स्टॉप मोशन क्या करेगा, जो आपके वेफ्ट के धागे हैं अर्थात बाने के धागे किस में भरे होते हैं, शटल में भरे होते हैं। कुछ आपके शटल लेस लूम भी होते हैं, तो शटल लेस लूम पर भी इसको लगा सकते हैं, या शटल लूम पर भी इसको लगा सकते हैं। ये क्या करता है, ये सेंस कर लेता है, बाई चांस शटल जो है उसमें धागा खत्म हो जाए, या शटल में जो धागा भरा है बाने का वो टूट जाए, या मिस हो जाए, बाने के धागे जो है उसमें वो छूट ही नहीं रहे हैं और प्रोसेस आगे होती चली जा रही है फैब्रिक की, तो भी फैब्रिक खराब हो जाएगा। तो उसके लिए जो है वेफ्ट स्टॉप मोशन होता है, ये तुरंत सेंस कर लेता है अगर शटल का धागा टूट गया या शटल में धागा ही नहीं है, वो खाली ही इधर उधर घूम रही है, ठीक है, तो ये क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है और ये तुरंत लूम को बंद कर देता है। इसको बोलते हैं वेफ्ट स्टॉप मोशन। क्लियर हुआ स्टूडेंट, समझ में आया। तीसरा जो आपके मोशन होता है वो होता है वॉप प्रोटेक्टर मोशन। ये मोशन ऐसा वॉप प्रोटेक्टर मोशन होता है, ये भी क्या करता है, सेंस कर लेता है। मान लीजिए शटल एक साइड से दूसरी साइड जाती है, मैंने आपको बताया है, यहाँ आपको पता भी है, खुद भी पता है कि भाई शटल आपके यहाँ से जा रही है, फिर इधर आ रही है, फिर इधर जा रही है, इधर जा रही है, बाई चांस वो बीच में अटक जाए, किसी भी कारणवश वो क्रॉस ही नहीं कर पाई, बीच में ही रह गई। और रीड तो क्या करता है, रीड तो जैसे ही शटल गई तुरंत उस धागे को क्या कर देता है, आगे बढ़ा देता है, बीटअप कर देता है। लेकिन किसी भी कारणवश आपके शटल क्रॉस नहीं कर पाई, एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा पाई, वो बीच में, यहाँ बीच में ही अटक गई और रीड भी आगे बढ़ गया, तो किसको नुकसान होगा, फैब्रिक को भी नुकसान होगा, है ना, आपके वॉप यान्स को भी नुकसान होगा, आपकी शटल को भी नुकसान होगा, शटल भी टूट सकती है क्योंकि रीड तो आगे बढ़ जाएगी आपके तुरंत। तो उसके लिए वॉप प्रोटेक्टर मोशन लगाया जाता है।
ये क्या करता है, ये भी सेंस कर लेता है और तुरंत जो है ये लूम को रोक देता है। बाई चांस जो है अगर शटल एक साइड से दूसरी साइड नहीं आई, बीच में रह गई, तुरंत ये सेंस कर लेता है और उससे क्या होता है, आपका जो फैब्रिक है वो खराब होने से रुक जाता है। ये तुरंत क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये आपके तीसरा आपके मोशन था। चौथा आपके होता है या फोर्थ होता है स्टूडेंट्स आपके टेम्पल। टेम्पल देखिए क्या होते हैं, टेम्पल ये होते हैं, ये ऐसे देखिए, इमेज में समझ में आएगा। ये देखिए, जो एक साइड से कपड़े को पकड़े रहते हैं, मतलब खींचे रहते हैं, ये धागों को, कपड़े को, जो फैब्रिक बन के आ रहा है उसको दोनों तरफ से खींच के रखते हैं। जैसे ये देखिए, ये इस तरीके से मशीन है, इसने फैब्रिक को क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, मतलब ताकि स्ट्रेचेबिलिटी रहे, बनी रहे। तो इसको बोलते हैं टेम्पल यूज करना। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर, जो जैसा भी फैब्रिक बना रहा है, कि वो इन मोशंस को यूज करना चाहता है या नहीं चाहता है। ये मतलब कंपलसरी मोशंस नहीं होते हैं, ये आपके ऑप्शनल मोशंस में आ जाते हैं। कौन से मोशन? ऑक्सिलरी मोशन। टेम्पल समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको? टेम्पल क्लियर हो रहा है? देखो इसने क्या कर रखा है, यहां से ये फैब्रिक को पकड़ रखा है। अलग अलग टाइप के टेम्पल्स होते हैं, ये तो बहुत आपके जो है मतलब बोल सकते हैं अब बहुत मॉडर्न टेम्पल्स में आ गए। पहले इस तरीके के टेम्पल आज भी यूज करे जाते हैं, इन्हें आप टेम्पल बोलते हैं। ये दोनों तरफ लगे होते हैं कपड़े को, और दोनों साइड से ये कपड़े को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, मतलब खींच के रखते हैं, और आराम से फैब्रिक जो है वो क्लॉथ बीम पे लपेटता चला जाता है। मतलब जो आपके वुवन फैब्रिक है, वो जो करघा होता, जो करघा कह रही हूं सॉरी, जो रोलर होता है जिसपे बना हुआ कपड़ा लपेटता रहता है, इजिली ये लपेटता रहता है। ये कहीं से भी कपड़े को फिसलने नहीं देता, कहीं से भी कपड़े को क्या नहीं होने देता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से कपड़ा छूट जाए, आराम से दोनों साइड से आप पकड़ के जो है ये अच्छे से लपेटने देता है। तो ये टेम्पल का यूज होता है। टेम्पल एक पार्ट होता है जो कि फैब्रिक पे आप इस तरीके से जो करघा है उस पर लगा सकते हैं। क्लियर? जो दोनों साइड से ना तो कपड़े को ये मुड़ने देगा जो कपड़ा बन के आ रहा है, ना ये कपड़े को कहीं से मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने देता है। तो आई होप जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये होते हैं आपके ऑक्सिलरी मोशंस। बस यही है स्टूडेंट्स आपके वीविंग मोशन, या आप इसको बोलिए लूम पर होने वाली गतियां, जो मैंने आपको बताया मोशंस ऑफ लूम। तो कितने प्रकार की होती हैं? 3 होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी। प्राइमरी आपके प्राथमिक होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपके क्या होता है, शेड बनता है, शेड से फिर पिकिंग होती है, दूसरा मोशन पिकिंग होता है, पिकिंग जो कि शटल आपके करती है, शटल के माध्यम से हो पाता है। तीसरा आपके बीटअप होता है, जो कि धागों को आपस में मिला देता है, वॉब बीम को बीट कर देता है, वो रीड करती है। ठीक, दूसरे आपके आते हैं सेकेंडरी मोशन। कौन कौन से होते हैं आपके? टेकअप मोशन एंड लेट ऑफ मोशन। लेट ऑफ मोशन में क्या होता है, जो जैसे चरखी से पतंग उड़ाते हैं तो चरखी से धागा रिलीज होता है, सिमिलरली वॉब बीम से धागा रिलीज हो वीविंग के लिए, जो आपके ताने के धागे जिसपे लपेटे हुए हैं वो ताने के धागे को अच्छे से रिलीज करे, उन्हें छोड़े बुनाई करने के लिए, उसको हम बोलते हैं लेट ऑफ मोशन। टेक ऑफ मोशन जो वस्त्र बन के आ रहा है। अब हाँ देखो, यहाँ पे टेम्पल लगा सकते हैं, यहाँ पे मान लो इस तरफ टेम्पल लगा हो, इधर से भी टेम्पल लगा हो, तो ये दोनों तरफ से क्या करता है, फैब्रिक को पकड़े रहता है और फैब्रिक आसानी से जो है आपके क्लॉथ बीम पे लपेटता रहता है। ठीक है, तो ये आपके हो गया टेक ऑफ मोशन। और आपके ऑक्सिलरी, जरूरी नहीं है कि हर एक इसको यूज करे, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप यूज करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं अगर वो यूज करते हैं इसका, तो उनका फैब्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाती है। क्योंकि अगर वॉब का धागा नहीं होगा, मान लो वॉब का धागा टूट गया, तो वॉब स्टॉप मोशन लगा हुआ है, वो तुरंत करघे को रोक देगा। अगर वेफ्ट का धागा बाई चांस वेफ्ट का धागा टूट गया, या वेफ्ट में धागा ही नहीं है, शटल में धागा ही नहीं है, और शटल ऐसे ही घूम रही है आगे पीछे, तो ये तुरंत उसको रोक देता है। वॉब प्रोटेक्टर, बाई चांस शटल बीच में रुक गई, जिस लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा ही नहीं पाई, तो ये तुरंत क्या कर देता है, सेंस कर लेता है, रोक लेता है, जिससे फैब्रिक खराब नहीं होने पाता। फिर जो लास्ट बताया मैंने आपको वो है टेम्पल। टेम्पल मैंने आपको दिखा दिया, ये क्या करते हैं, ये दोनों तरफ से फैब्रिक को पकड़ के रखते हैं ताकि आसानी से फैब्रिक क्लॉथ बीम पे लपेट सके, रील्ड हो सके, बॉन्ड हो सके। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आई होप आज का वीडियो भी आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत शॉर्ट, बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, सारे मोशंस को क्लियर करने की कोशिश की है, पिक्चर्स के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है स्टूडेंट्स, तो प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर माय चैनल। आप लाइक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं इतनी मेहनत पे मेरी, और कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और स्टूडेंट्स, ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। हमेशा अपने आप को भी सशक्त समझिए और दूसरी विमेन्स को भी सशक्त करिए। क्लियर है? और अपना ध्यान रखिए। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय गाइस।